पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आपने देखना शुरू किया है लाइव सिटी। मेरे साथ रोज की तरह दिल्ली से जुड़ रहे हैं देश के जाने माने सीनियर जर्नलिस्ट अजीत द्विवेदी जी। बात बिहार के चुनाव की करेंगे और दोनों गठबंधनों की बात करेंगे, साथ में प्रशांत किशोर की भी बात करेंगे। यदि हम एनडीए की बात करें तो अब यह दिखने लगा है कि एनडीए में करीब करीब सब कुछ लॉक हो चुका है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे और यदि एनडीए बिहार में जीतता है तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे। इस पर भी सहमति करीब करीब बन चुकी है, बस ऐलान बाकी है। तो एनडीए में और यदि चिराग पासवान की बात करें तो नीतीश कुमार से मुलाकात हो ही गई, तो आगे हम यह भी समझ सकते हैं कि सीटों का झगड़ा भी बचा नहीं रहेगा, सीटें मिल ही जाएंगी और चिराग पासवान भी इधर उधर नहीं होंगे। जैसा वे कह रहे थे बिहार बुला रहा है और बड़ी बड़ी बातें कह रहे थे, वैसा कुछ होने नहीं जा रहा है। तो एनडीए में सब कुछ लॉक। लेकिन महागठबंधन जिसे एनडीए से लड़ना है और लड़ाई आसान नहीं। महागठबंधन की क्या स्थिति है? सबकी राहें जुदा है। जब मीटिंग होती है तो आप साथ बैठ जाते हैं। यदि हम एनडीए की बात करें तो नरेंद्र मोदी आते हैं तो नीतीश कुमार भी साथ में दिखते हैं। लेकिन राहुल गांधी, जो इन दिनों बिहार में ज्यादा ही समय दे रहे हैं, नए वोट वर्ग को जो जोड़ने की कोशिश चल रही है उसके लिए अधिक पसीना बहा रहे हैं, लेकिन कहीं भी राहुल गांधी और तेजस्वी यादव साथ साथ नहीं दिखते। तो राहुल गांधी की तपस्या, राहुल गांधी की बेचैनी, राहुल गांधी का बिहार अधिक आना और तेजस्वी यादव, ऐसा नहीं है कि वो घरों से नहीं निकल रहे हैं, घर से निकल रहे हैं। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि जिस तरीके से एनडीए में सब कुछ लॉक हो गया, वैसे महागठबंधन में कब लॉक? अभी तो इसी बात पर सहमति नहीं बनी है कि महागठबंधन में, कहने के लिए तेजस्वी यादव ही हैं, अखिलेश सिंह कहते हैं और तमाम लोग कहते हैं, लेकिन घोषणा तो करनी होगी ना। और कब एक साथ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की तस्वीर सामने आएगी? देखिए, आरजेडी के भीतर ही लोग कहना शुरू कर चुके हैं कि वो दिन क्या थे जब लालू यादव फैसला लेते थे और लालू यादव को कहीं जाना नहीं होता था। सब कुछ, सारी बातें टेलीफोन पर हो जाया करती थी सोनिया गांधी से और राहुल गांधी से। लेकिन अब कांग्रेस वाले आरजेडी को तरसा रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस के रहमो करम पर आरजेडी है। तो यह जो खटराग है और यह जो द्वेष है, फिर आपको मुकेश सहनी को भी साथ रखना है, वामपंथी पार्टियों को भी साथ रखना है। ऐसे में यदि आपकी तैयारी, अब समय कहां बचे हैं? आप देखिए ना, तीसरी जो नई पार्टी है प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज, वहां भी तेजी से फैसले हो रहे हैं। उदय सिंह राष्ट्रीय अध्यक्ष हो गए, बिहार बदलाव यात्रा पर निकल गए प्रशांत किशोर, 120 दिनों की यात्रा है और प्रशासन ने वो वैनिटी बैंड जिसे जब्त कर लिया था गांधी बैनार से, वह भी छुड़ा लिया गया और उनके साथियों ने दो और वैनिटी बैंड जो लग्जरी है, अब इस पर बिहार में सियासत होती है, लेकिन सबको पता है कि सारी पार्टियों के पास वैनिटी बैंड है। मुकेश सहनी जो वैनिटी बैंड लेकर आए थे उसकी कीमत कितने करोड़ की बताई गई थी, पता ही है। नीतीश कुमार भी लोकसभा चुनाव के दौरान लग्जरी बस से चले थे, तेजस्वी यादव भी रथ यात्रा निकालते हैं। तो इन तमाम पहलुओं पर चर्चा करेंगे, लेकिन महागठबंधन चुनौती बहुत कड़ी है और यहां विराम लगा हुआ है। कहीं से द्वंद्व खत्म ही नहीं हो रहा है, इस बात का ऐलान ही नहीं हो रहा है कि हम चुनाव लड़ेंगे कैसे, नेतृत्व कौन करेगा और मुख्यमंत्री का उम्मीदवार कौन है। क्या अभी भी कांग्रेस में अंतर विरोध है? क्या अभी भी खींचतान है जिसके कारण सारी बातें अटकी हुई है? और यदि इसमें देरी की गई तो नुकसान तो होगा, क्योंकि लड़ाई ऑपरेशन सिंदूर के बाद, कल ही हम लोगों ने चर्चा की थी कि इतनी ताकत बीजेपी ने लगा दी है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद कुछ भी नुकसान नहीं देखना चाहती है बीजेपी। नरेंद्र मोदी अब तो रेलवे के टिकट पर भी वो विज्ञापन छपने लगे हैं। तो अजीत जी, महागठबंधन की चर्चा करें, फिर एनडीए की चर्चा हो जाएगी और प्रशांत किशोर चर्चा में आ ही जाएंगे। देखिए ज्ञानेश्वर जी, हम लोग यहाँ से बात शुरू करते हैं। जो आपने कहा कि अभी कैसे लॉक नहीं हो रहा है, आरजेडी कांग्रेस में क्या अभी भी खटराग है और ऐसा क्यों है कि अब आरजेडी को तरसा रही है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के लोग ये समझ रहे हैं कि कांग्रेस के रहमो करम पर आरजेडी है। ये एक मैसेज, एक धारणा बन रही है
एक परसेप्शन बिल्कुल। बन रहा है बिहार में। हम्म, हम्म, इसके लिए खुद आरजेडी और उसके बड़े नेता जिम्मेदार हैं। बड़े नेता का हम्म, मतलब तेजस्वी यादव को ही हम जिम्मेदार ठहराएंगे कि ये जी। सब सिर्फ उनकी वजह से है। हम्म, उनकी वजह से इसलिए है। उसके इसको हम लोग दो लेवल पर देखेंगे। एक तो अपने हम्म, अपनी चुनाव की तैयारियों के लेवल पर कि आरजेडी की चुनावी तैयारियां क्या है, जमीनी तैयारियां, जी। कैंपेन की तैयारियां वो, और हम्म, दूसरी तरफ अलायंस के अंदर जो सारी चीजें निपटानी है, जो सारी चीजें तय करनी है, उसका ये दो पहलू है, दोनों अलग अलग पहलू है। बिल्कुल। अगर कोई भी नेता सड़क पर उतर करके मेहनत कर रहा हो, हम्म, पसीना बहा रहा हो, इस धूप में घूम रहा हो, रैलियां कर रहा हो, सभाएं कर रहा हो, कार्यक्रम कर रहा हो, अपने कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग कर रहा हो, जैसे उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन तेजस्वी यादव ने किया था, तो फिर उसको अपनी लीडरशिप स्टैब्लिश कराने के लिए दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अब बिल्कुल। तक तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और हैं घोषित रूप से, अघोषित रूप से, जैसे भी कहिए, वो इंडिया ब्लॉक की तरफ से वो वही दावेदार है, उन्हीं के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाना है। और जी। अगर संयोग से मौका मिला सरकार बनाने का तो वो मुख्यमंत्री होंगे, सरकार बनाने का मौका नहीं मिला तो वो नेता प्रतिपक्ष होंगे। जी। तो वही वही दावेदार है। तो उनको अपनी यह दावेदारी किसी से लेनी नहीं थी। आपको ये दावेदारी किसी की कृपा से नहीं लेनी है, आपने इसको अर्न बिल्कुल। किया है, जी। आपकी ये कमाई है, पिछले 11 साल की हम्म, राजनीति की आपकी कमाई है। अगर आज आप जिस तरह से प्रशांत किशोर सड़क पर उतरे हुए हैं, जिस तरह से हम्म, मेहनत कर रहे हैं, देखिए मेहनत तो हमेशा उसी को करना होता है ना जो विपक्ष में रहता है। आप बिल्कुल। मुख्य चैलेंजर हैं, आप मेन चैलेंजर हैं। जी। अभी जो लोग सरकार में हैं, उसको मुख्य चुनौती आरजेडी की तरफ से, मतलब इंडिया ब्लॉक की तरफ से। हम्म, अगर आरजेडी के जो अभी सबसे बड़े नेता हैं तेजस्वी यादव, अगर वो इस समय राजनीतिक रूप से सक्रिय दिख रहे होते, राजनीतिक जी। रूप से सक्रियता का मतलब ये नहीं, आपने बता दिया कि वो घरों से निकल रहे हैं, घर पे भी बिल्कुल। लोगों से मिल रहे होंगे, लेकिन चुनावी साल में, जब चुनाव की घोषणा में अब हमको लगता है कि 3 साढ़े 3 महीने का समय है, ज्यादा से ज्यादा आप ये जी। मान लीजिए बिल्कुल। सितंबर में किसी समय चुनाव की घोषणा हो जाएगी। सितंबर में, इस साल 22 सितंबर से दशहरा शुरू हो रहा हम्म, है, विजयादशमी, मतलब उसके 15 दिन पहले पितृपक्ष है। तो हम लोग माने कि दशहरा शुरू होते ही, मतलब सितंबर के एंड में, सितंबर के दूसरे तीसरे सप्ताह में, तीसरे सप्ताह में ज्यादा से ज्यादा वो घोषणा हो हो जानी जाएगी। है चुनाव। जी। तो अब 3 साढ़े 3 महीने का समय है आपके पास, और आप अभी भी वैसे ही रिलैक्स हैं, उसी तरह से राजनीति कर रहे हैं जैसे आज से 2 साल पहले कर रहे थे, या 3 साल पहले कर रहे थे, या जी। चुनाव बिल्कुल। के बाद की आपकी जो सक्रियता थी। चुनावी साल की सक्रियता नहीं है, चुनाव के आखिरी हम्म, 4 महीनों की सक्रियता नहीं है। इस हम्म, समय आपको अपनी पूरी क्षमता का 110% देना है। आप जितनी क्षमता से मेहनत कर सकते हैं, उससे ज्यादा मेहनत करनी है आपको। आपको हम्म, 24 घंटे के समय को 28 घंटा बनाना है। आपको बिल्कुल। सड़कें नाप देनी है, लोगों को बताना है कि आप आ गए हैं, आपका समय आ गया है। देखिए, जी। जनता के सामने तो जो चेहरा दिख रहा होता है, अब हम्म, उसको वो लोग उसी के आसपास सारा नैरेटिव बनता है, जैसे आज प्रशांत किशोर के आसपास बन रहा है, या राहुल हम्म, गांधी के आसपास बन रहा है, उनके चेहरे पर, सम्राट चौधरी के चेहरे पर बन रहा है, तेजस्वी यादव के बिल्कुल। चेहरे पर बनना चाहिए ना। नीतीश हम्म, कुमार की चर्चा होती है, तेजस्वी यादव के चेहरे की चर्चा हो, वो लोगों हम्म, के बीच जाए, पसीना बहाएं, मतलब जितने मुद्दे हैं, आप ट्विटर पर मुद्दे उठाते हैं, सोशल मीडिया में मुद्दे उठाते हैं, आप जमीन पर जाकर के मोबिलाइज करिए लोगों को। आपको बिल्कुल। अभी अभी तिरंगा यात्रा निकाला इसने बीजेपी भारतीय ने। जनता पार्टी, कांग्रेस जी। पार्टी ने तय किया है कि हम जय हिंद यात्रा निकालेंगे। हम्म, ममता बनर्जी जैसी धूर भाजपा विरोधी महिला सड़क पर उतरी तिरंगा लेकर के, एमके बिल्कुल। स्टालिन सड़क पर उतरे तिरंगा लेकर के, तो क्यों तेजस्वी यादव नहीं उतर रहे हैं? जी। अभी अगर अगर समूची जनता, सारी जनता देशभक्ति से ओत-प्रोत है, देशभक्ति के रंग में रंगी हुई है, सेना हम्म, के शौर्य का गुणगान सुनना चाहती है, तो आप भी करें ना। आपको बिल्कुल। बीजेपी का गुणगान थोड़ी करना है। आप भी बिल्कुल। आप हर दिन, ये अच्छी बात हमको लगी कि जो शहीदों के शव आ रहे हैं, वहां तेजस्वी यादव जा रहे हैं, जी। उनको जी। श्रद्धांजलि दे रहे हैं। बिल्कुल। ये बहुत अच्छी बिल्कुल। बात है हमको। बाकी लोग नहीं गए, ये इसका दुख भी हुआ हमको। और हर जी। दूसरे दिन हम देख रहे हैं कि किसी न किसी शहीद का शव आ रहा है सीमा पर से बिहार में। तो इसी हम्म, बात को लेकर के, इस सेना के इसका शौर्य और सरकार की कमजोरियां आप क्यों नहीं जाकर के पब्लिक के बीच कह रहे हैं? नीतीश कुमार के सरकार की जो कमजोरियां आप बार बार बताते रहते हैं, हम लोग भी कई बार चर्चा कर चुके। जी। जिस बिल्कुल। दिन तेजस्वी यादव सड़क पर उतर के घूमने लगेंगे, जिस दिन आंदोलन, हम्म, जिस दिन वो चुनावी लड़ाई के लिए सड़क पर उतर जाएंगे, चुनाव अभियान अपना शुरू कर देंगे, चुनाव का बिगुल बजा देंगे, उनको कांग्रेस की कृपा की जरूरत नहीं होगी। कांग्रेस आएगी उनके बिल्कुल। साथ और उनको बिल्कुल। समर्थन देगी। आज हम्म, कांग्रेस इसलिए बहुत आगे दिख रही है क्योंकि राहुल गांधी 3 बार 4 बार आ चुके इस साल में, अभी 5 महीने, जी। हम्म, और वो कई अलग अलग कार्यक्रमों में आए। उन्होंने संविधान के सम्मान की रैली की, जगलाल चौधरी के कार्यक्रम में आए वो, फिर अपना छात्रावास के कार्यक्रम में, तो वो लगातार आ रहे हैं। बिल्कुल। उनके आने भर से एनर्जाइज हुई है पार्टी, जबकि पार्टी का लीडरशिप बहुत कमजोर हो गया है। जब से अखिलेश हम्म, सिंह को हटाया है उन्होंने, प्रदेश के नेताओं की पूछ कम हो गई है, और दिल्ली के नेता
वहां कमान संभाले हुए। हमने उस दिन देखा जिस दिन राहुल गांधी गए दरभंगा, उस दिन 62 नेता दिल्ली के थे बिहार में। उस दिन अलका लांबा भी थी, उस दिन रागिनी नायक भी थी, उस दिन सारी महिलाएं, दूसरे बड़े तमाम नेता उस दिन बिहार में कांग्रेस का सर्जिकल स्ट्राइक नाम ही दिया गया था दलित छात्रावासों में। जो हमने कहा ना कि जो नए वोट समूह को जोड़ना है, उधर राहुल गांधी बिल्कुल तैयारी में लगे हैं। और ऐसे भी देख लीजिए कि जो मुद्दे, चुनाव का वक्त है, अब प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के गांव में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, मुद्दों को लपेट रहे हैं, और तो फिर तेजस्वी यादव क्यों पीछे छूट जा रहे हैं? और जो आपने कहा कि केवल हैंडल एक्स पर लिखकर वह बैठ जाते हैं, यह बात तो ठीक नहीं है ना। देखिए ज्ञानेश्वर जी, जो मुद्दा प्रशांत किशोर ने उठाया कि 94 लाख परिवार है, उसको 2-2 लाख रुपए आपने कहा था कि देंगे। हम लोग सब लोग जानते हैं ना कि वो जो जाति गणना हुई थी, जिस जाति गणना में ये आंकड़ा आया था कि 94 लाख परिवार हैं जिनकी मासिक आमदनी 6,000 रुपए से कम है, उस समय तो तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री थे, सरकार में शामिल थे। तो ये तो तेजस्वी यादव का मुद्दा था कि ये उठाते कि भाई हम सरकार में थे और हमारे समय में ये घोषणा हुई थी, और नीतीश कुमार उसको नहीं लागू कर रहे हैं। तो ये और आगे गरीबों की पार्टी मानी जाती है, गरीबों की बात करने वाली पार्टी मानी जाती है। बिल्कुल गरीबों की बात करने वाली पार्टी मानी जाती है। और आपने कराया, आपकी सरकार ने ये आंकड़ा ले आए, आप ले आए, और आप जाति गणना का श्रेय लेना चाहते हैं, तो ये तो आगे बढ़ के इस मुद्दे को उठाना चाहिए था तेजस्वी यादव को कि भाई हमारे समय में हमारी सरकार थी तो ये घोषणा हुई थी। और नीतीश कुमार ये, बल्कि नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर सकते थे, जैसे रोजगार के मुद्दे पर करते हैं कि भाई पहले आप रोजगार नहीं देते थे, हम सरकार में आए तो रोजगार दिया गया। उसी तरह से ये बात कह सकते हैं कि जब हम सरकार में थे तो घोषणा हुई थी कि 94 लाख परिवारों को 2-2 लाख रुपया देंगे, और हम सरकार में नहीं है तो नीतीश कुमार नहीं दे सके। बिल्कुल, तो ये मुद्दा तो तेजस्वी यादव को बनाना चाहिए था, तो वो ये मुद्दा नहीं बना रहे हैं। अब बिजली के मीटर का मामला, स्मार्ट मीटर का मामला थम गया, जमीन का मामला थम गया। ये ऐसा नहीं है कि लोगों के मन में इसका गुस्सा नहीं है, लोगों के मन में अभी भी, और इसको लेकर के आशंका भी है कि कभी भी इस बात को फिर से आप कर सकते हैं और उनको परेशानी होगी। तो ये सारे मुद्दे तेजस्वी यादव क्यों नहीं उठा रहे हैं? वो जनता के बीच में जाकर के इन मुद्दों पर आंदोलन क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? जनता को जागृत करना होता है, नहीं तो जनता तो आराम से बैठी हुई है, उसको क्या करना होता है? वोटिंग के दिन जाकर के उसको वोट डालना है। अभी जो जिम्मेदारी है, और अपोजिशन की तरफ से चेहरा तेजस्वी यादव है, चैलेंजर उनकी पार्टी है आरजेडी। पिछले 2 बार से विधानसभा की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी बन रही है, तो क्लेमेंट तो आप ही है ना, आप ही चुनौती देने वाले हैं, आप ही दावेदार है सत्ता के, और आप घर में बैठे हुए हैं। आपकी पार्टी घर में बैठी हुई है, आपके प्रदेश अध्यक्ष लापता है 6 महीने से, आपको पता ही नहीं कि आपके प्रदेश अध्यक्ष कहाँ है, प्रदेश कार्यालय में बैठकें हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। तो ये सब चीजें जो हैं, इन सब चीजों ने पार्टी को भी बैकफुट पर ला दिया है। जो एक मनोबल बढ़ा हुआ था आरजेडी के कार्यकर्ताओं का, हम लोग भी चर्चा कर रहे थे, जो 2 बार सर्वे की सी वोटर के आंकड़े आए, जिसमें 41% और 36% के साथ सबसे पॉपुलर चेहरा तेजस्वी यादव थे। तो क्या अब आरजेडी और तेजस्वी यादव ने मान लिया कि बस अब हम तो आ ही गए, अब तो हमको 41% और 36% लोग मान रहे हैं तो हम मुख्यमंत्री हो गए? बिल्कुल ऐसा ही भ्रम हो भी जाता है आरजेडी वालों में कि देखिए मैं तो आ ही रहा हूं, इतनी एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन एनडीए की ताकत कितनी है इस बात को ठीक से समझ नहीं पाते हैं। लेकिन बात हम यह समझना चाहते हैं अजीत जी, आखिरकार आरजेडी और कांग्रेस के बीच द्वंद्व कहां फंसा है और यह द्वंद्व कैसे टूटेगा? क्योंकि देखिए बातचीत तो राहुल गांधी और तेजस्वी यादव में होनी है। अब हम नहीं कह सकते हैं कि सोनिया गांधी और लालू यादव का एरा है, लालू यादव तो अब हाशिए में ही है। तो यह द्वंद्व कैसे समाप्त होगा, बात कहां अटकी हुई है, जिसके कारण बिहार में महागठबंधन में एका नहीं दिखाई पड़ रहा। यदि एका होता तो सामूहिक सभाएं होती, सभी लोग एक साथ इकट्ठा होते, मीटिंग की बात हम नहीं कर रहे, और लोगों के बीच जाते और कहते देखो बिहार में महागठबंधन इंडिया ब्लॉक कितना मजबूत है। तो बात कहां फंसी हुई है? देखिए अब एक तरह से हम लोग ये कह सकते हैं ज्ञानेश्वर जी की लड़ना तो दोनों को साथ ही है, कोई बात ऐसा नहीं है कि अलग अलग हो जाएंगे। अभी जो आप जिसको कह रहे हैं, जिसको इशारा कर रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी आरजेडी की कॉम्प्लिसेंसी का, आरजेडी की लापरवाही का, आरजेडी की कमजोरी का फायदा उठाना चाह रही है कांग्रेस पार्टी। कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि आरजेडी मेहनत नहीं कर रही है, तेजस्वी यादव पब्लिक के बीच नहीं जा रहे हैं, तो हम अपना स्पेस बड़ा कर लें, अपना स्पेस बढ़ाएं। कांग्रेस इसकी पॉलिटिक्स कर रही है, और तो ये कोई गठबंधन में ये कोई नई बात नहीं है ना, और ना आश्चर्य की बात है। गठबंधन की पार्टियां अपना स्पेस बढ़ाने की कोशिश करती हैं, गठबंधन में अपना शेयर बढ़ाने की कोशिश करती हैं, तो कांग्रेस वो कोशिश कर रही है।
जी दुर्भाग्य से आरजेडी की तरफ से कोई उस कोशिश को काट करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। तो जितनी लापरवाही आरजेडी की तरफ से होगी, जितनी कमजोरी आरजेडी की तरफ से दिखेगी, जितनी कॉम्प्लिसेंसी और जितना रिलैक्स होकर के ये लोग बैठे रहेंगे, उतना एग्रेसिव कांग्रेस होगी और उतना ज्यादा बिल्कुल। क्लेम करेगी। और ये धारणा बन रही है, जो हम लोग कल चर्चा कर रहे थे, जो सर्वे की रिपोर्ट, जिस सर्वे की हम लोग बात कर रहे थे, उसके हिसाब से कांग्रेस बढ़ रही है। आपने भी कल कहा कि कांग्रेस बढ़ रही है, कांग्रेस की सीटें बढ़ेंगी, आरजेडी की सीटें कम होंगी। तो ये बात कांग्रेस पार्टी को पता है कि हमारा परसेप्शन बेटर हुआ है, हम 9 सीट लड़के लोकसभा में 3 सीट जीते हुए हैं, तो हम और आरजेडी 4 ही सीट जीती हुई है 20 से ज्यादा सीट लड़के। तो हमारा स्ट्राइक रेट बेटर है, हमारे प्रति एक रुझान है लोगों का, बिहार के लोगों का, हम नया वोट जोड़ रहे हैं। देखिए, राजेश राम को ला करके दलित का एक वोट, एक सेगमेंट जोड़ने की कोशिश जो कर रही है, वो कांग्रेस कर रही है। मुसलमानों का जो रुझान है, जो सद्भाव है, वो कांग्रेस के प्रति है। तो कांग्रेस इस बात को कैश इन कैश कराने के लिए, और एक सवर्णों में एक बड़ा वर्ग है जो जिसको आरजेडी से दिक्कत रहती है, तभी कांग्रेस से नहीं रहती है। तो कांग्रेस को लग रहा है कि हमारे पास भी एक अच्छा वोट है, हमारे पास फॉरवर्ड का भी वोट है, मुसलमान का भी है, दलित का भी है, तो हम क्यों कमजोर रहे या पीछे रहे, और आरजेडी ने मौका दे दिया। तो अब ये कांग्रेस के दबाव की राजनीति है, जिसकी वजह से घोषणा नहीं हो रही है। अपना स्पेस बढ़ाने की राजनीति है कांग्रेस की, अपना स्पेस बढ़ाने की राजनीति है, जिसकी वजह से तेजस्वी यादव के नाम की घोषणा नहीं हो रही है। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं, हम कांग्रेस के लोगों की बात बता रहे हैं आपको, कि ऐसा नहीं है कि अगर आरजेडी इस समय कहे कि आइए बैठिए सीट बंटवारे की बात करते हैं, तो कांग्रेस मना करेगी। कांग्रेस भी चाह रही है सीट बंटवारा क्लियर हो जाए, लेकिन पता नहीं क्यों आरजेडी की तरफ से इसकी पहल नहीं हो रही है। 3 बैठकें हुई, एक आरजेडी ने की बैठक, फिर एक मुकेश सहनी ने की, फिर कांग्रेस पार्टी ने की, और फिर मुकेश सहनी, मतलब तीनों पार्टियों ने बारी बारी से एक बैठक की। बस ऐसा लग रहा है कि उसकी औपचारिकता एक होती है बैठक करने की, जो आपने औपचारिकता पूरी कर ली, बैठक करके नहीं पूरी कर ली औपचारिकता। उस बैठक में क्या हुआ, उस बैठक में जो फैसले हुए उस पर अमल कब करेंगे आप, कब सारी पार्टियां बैठ करके सीटों का बंटवारा करेंगी? सबसे ज्यादा उलझा हुआ हिसाब सीटों के बंटवारे का इंडिया ब्लॉक में है। देखिए, एनडीए में तो सिर्फ एक चिराग पासवान का मामला निपटाना है। हम लोग कल भी चर्चा कर रहे थे कि जीतन राम मांझी पहले भी थे, और मुकेश सहनी की जगह मान लीजिए उपेंद्र कुशवाहा आ गए, तो अब उसमें ज्यादा वो नहीं है वहां, तो फिर चिराग पासवान को एडजस्ट करना है, जिसकी बातचीत शुरू हो गई है, और उनके पास बातचीत के मतलब 3 राउंड का सर्वे हो चुका है। उस सर्वे में सभी किसकी बढ़त होगी, कौन कहाँ किसके साथ कौन सा वोट जुड़ रहा है, ये सब चीजें हो गई है उनके पास। सर्वे आरजेडी ने भी कराया है, लेकिन उस सर्वे के आधार पर आपको सीट का बंटवारा इसलिए मुश्किल है क्योंकि कांग्रेस से सीटें छुड़ानी है, बड़ी संख्या में सीटें छुड़ानी है, कांग्रेस से 40% के करीब सीटें छुड़ानी है आपको। तो 40% के करीब सीटें छुड़ानी है अगर एक पार्टी से, तो इस बार इसी आशंका में तो कांग्रेस इतनी मेहनत कर रही है। जी बिल्कुल, लग रहा है कि अब आरजेडी अपनी सीटें नहीं छोड़ेगी। पिछली बार 144 सीट आरजेडी लड़ी थी, और इस बार वो ज्यादा से ज्यादा 4 सीट सेक्रीफाइस करने को तैयार है कि हम 140 से नीचे नहीं आएंगे। तो आप मान लीजिए कि ये अप्रोच जो आरजेडी का है, वो कबूतर वाला अप्रोच है कि बिल्ली को आते हुए देख के आपने आंख बंद कर ली। तो इससे मामला थोड़ा खत्म हो जाएगा कि अगर आपको 140 सीटें मांगनी है तो आप कितने दिन टाल सकते हैं। आप इस पर चर्चा नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको लग रहा है कि ये एक अप्रिय बात है जिसको दूसरे लोग स्वीकार नहीं करेंगे। तो कभी ना कभी तो ये बात करनी होगी ना, ये अप्रिय चर्चा तो छेड़नी होगी, तभी तो बात होगी कि भाई कांग्रेस अपनी सीटों में से 25-30 सीट छोड़े और हम सिर्फ 4 ही सीट छोड़ेंगे। ये बात कभी ना कभी तो आरजेडी को कहनी होगी। ये अप्रिय बात कहने से आप घबरा क्यों रहे हैं? और देखिए, जमीनी हकीकत तो ये है ना कि 70 सीटों पर कांग्रेस का दावा जो 2020 में बना, स्थिति वैसी नहीं थी। और फिर जो बात समझ में आ रही है 2025 में कि कांग्रेस को इस बात की चिंता भी है और इस बात का इतिहास भी है कि 2020 में 70 सीटें तो दे दी गई थी, लेकिन वैसी सीटें दे दी गई जहां लड़ने के लिए आरजेडी के पास मजबूत उम्मीदवार नहीं थे और फिर कांग्रेस के पास भी नहीं थे। परिणाम ये हुआ कि यहाँ के उम्मीदवार वहां भेजे गए, वहां के उम्मीदवार वहां भेजे गए, तो क्वांटिटी के साथ क्वालिटी का मामला भी फंसा हुआ है। देखिए, ऐतिहासिक रूप से जो कमजोर सीटें थी, जिन सीटों पर आरजेडी नहीं जीतती रही है पहले और कभी तैयारी भी नहीं करती, वो सीटें छोड़ दी उसने। कांग्रेस को ये बात पता है, कांग्रेस को पता है कि वो सीटें नहीं चाहिए, कांग्रेस को भी क्वालिटी सीट चाहिए। लेकिन कांग्रेस के लोग जो सिंपल 9 लोकसभा सीट, 9 गुने 6 का मतलब 9 छक्के 54 सीट की दावेदारी है कि हमको 54 सीट चाहिए, ज्यादा से ज्यादा हम 16 सीट छोड़ेंगे। तो 16 सीट छोड़ने में, या 20 सीट छोड़ दीजिए, 50 पर अड़ती है अगर कांग्रेस, तो उतने से तो काम नहीं चलेगा ना मुकेश सहनी का। बिल्कुल बिल्कुल। और लेफ्ट की सीटें भी आपको बढ़ानी है क्योंकि लेफ्ट का स्ट्राइक रेट सबसे बढ़िया है, तो आपको उनकी सीटें भी बढ़ानी है। तो ये एक बड़ी अप्रिय बातचीत है।
और ये बातचीत ऐसी है जिसमें बदमजगी होगी, एक दूसरे से तनातनी होगी, विवाद होगा। तो लेकिन इस विवाद को सुलझाना तो होगा ना, इन्हीं पार्टियों को सुलझाना होगा ना। बिल्कुल ऐसा तो नहीं बिल्कुल है कि जब चुनाव नजदीक आ जाएंगे तब जाएंगे आप सुलझाने, तब तो फिर महाराष्ट्र टाइप की स्थिति हो जाएगी। जी। और जब महाराष्ट्र के बाद आप लोगों ने एक सबक लिया, शिवसेना ने भी कहा, कांग्रेस ने भी कहा कि अगर हम लोग समय रहते झगड़ा सुलझा लिए रहते तो ऐसी खराब स्थिति नहीं होती। तो उस वो सबक मिला आपको, तो उस सबक के हिसाब से कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हैं? कांग्रेस भी आगे बढ़े, सब लोग बैठ करके हम ये बात कह रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि एक अप्रिय स्थिति होगी, क्योंकि सीट छोड़ना कोई नहीं चाहता है। तो सीट छोड़ना है, आरजेडी को भी छोड़ना है, कांग्रेस को भी छोड़ना है, लेफ्ट की सीटें ऐड करनी है, मुकेश सहनी को मनाना है कि आप 25 सीट पर तैयार हो जाइए। तो इसको तो जल्दी से जल्दी आपको सुलझाना चाहिए कि अगर कोई विवाद होता है, कहीं सीटें छोड़नी पड़ती हैं, कहीं नई सीटें लेनी पड़ती हैं, तो आपको काम करने का मौका मिले। ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा ज्ञानेश्वर जी। जो आपने कहा ना कि ये भ्रम हो जाता है, तो आरजेडी में हमें जो ये भ्रम है इंडिया ब्लॉक में कि हमारी वेव आने वाली है, हमारी लहर उठने वाली है, तो कोई लहर नहीं आनी है। देखिए, नीतीश कुमार के खिलाफ एक एंटी इनकम्बेंसी है, लेकिन वो एंटी इनकम्बेंसी एक पॉलिटिकल जो फटीग है, वोटर्स फटीग जिसको बोलते हैं, विकल्पहीनता में वो समाप्त हो जाती है, विकल्पहीनता में वो समाप्त हो जाती है, वो समाप्त हो जाती है, वो एंटी इनकम्बेंसी। उनके प्रति एक थकान है, ऊब है, एक ही चेहरे को देखते हुए एक वोटर्स फटीग है। लेकिन कोई ऐसा एंगर नहीं है। हम तो अभी बिहार के दो बिल्कुल अलग अलग हिस्सों में पिछले 2 महीने में आए, घूम के, नॉर्थ भी और साउथ भी, वेस्ट कह लीजिए, औरंगाबाद और इधर का गया और का इलाका वेस्ट कह लीजिए, लेकिन हम दोनों तरफ घूम के आए और कहीं ऐसी नाराजगी नहीं है कि नीतीश कुमार को उखाड़ फेंकना है या एनडीए को हरा ही देना है, इस बार आरजेडी की सत्ता ले आनी है, ऐसा कहीं नहीं है। बिल्कुल। हाँ, अगर आरजेडी इंडिया ब्लॉक कांग्रेस की तरफ से एक अभियान चलाया जाए, आप माहौल बनाने की कोशिश करें, आप लोगों को एक मैसेज देने की कोशिश करें और एक पॉजिटिव एजेंडा, जो एक वैकल्पिक जो विकास का मॉडल आपको पेश करना है, एक ऑल्टरनेटिव मॉडल की नीतीश कुमार ऐसे कर रहे थे, हम ऐसे करेंगे। पिछले 20 साल में तो नहीं हुआ वो। जब तक आप उस ऑल्टरनेटिव एजेंडा को वहां पेश नहीं करेंगे, जो बात राहुल गांधी कर रहे हैं, ये बात अगर तेजस्वी यादव कहें कि आरक्षण बढ़ाना है, 75% का आरक्षण लागू करेंगे, ईडब्ल्यूएस माइनस कर दीजिए, हम 65% का आरक्षण लागू करेंगे, हम न्यायपालिका में आरक्षण ले आएंगे, ये बातें एक बार कही तेजस्वी यादव में, लेकिन इसको जनता के बीच लेके जाइए कि निजी सेक्टर में ले आएंगे, न्यायपालिका में ले आएंगे, निजी स्कूल कॉलेजेस में ले आएंगे। आपके पास तो इतने मुद्दे हैं, जिस मुद्दे ने देश में पिछली बार बीजेपी को इतना बड़ा झटका दिया, वो मुद्दा लेकर जनता के बीच जाइए और आपस में बैठ करके, और जो अभी जिस अप्रियता को, जिस अप्रिय बातचीत को आप टालना चाह रहे हैं बार बार, आप कब तक टालिएगा? कभी ना कभी तो उसमें बात करनी होगी ना। तो जितनी जल्दी कर ले उतना अच्छा है, क्योंकि फिर तब सबको मौका मिलेगा उसको उसके हिसाब से अपने को ठीक करने। और बात सिर्फ देखिए कांग्रेस की ही नहीं है, मुकेश सहनी की बेचैनी भी है। सभी लोग जानते हैं मुकेश सहनी के लिए एनडीए में रेड कारपेट बिछा हुआ है। मुकेश सहनी भी कब तक इंतजार करेंगे भाई कि उन्हें कौन सी सीटें मिल रही है? उन्हें भी तो उम्मीदवार तय करने हैं। और देखिए, यह एक आम समझ है कि मुकेश सहनी के उम्मीदवारों का फलाफल जितना हो, लेकिन वह वर्तमान स्थिति में महागठबंधन के लिए प्राणवायु बने हुए हैं, क्योंकि वे ही हैं जो वोट बढ़ा सकते हैं कुछ महागठबंधन का, जो 32% से आगे कुछ ले जा सकता है, फलाफल जो हो। लेकिन हाँ, वोट बढ़ाने की क्षमता मुकेश सहनी में है। वही नया वोट जोड़ेंगे। जी बिल्कुल। कहा कि जो वोट बैंक बढ़ा सकते हैं, जो कोर वोट है इंडिया ब्लॉक का, उसमें कोई नया वोट जोड़ना है तो अभी 2 ही लोग जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। एक कांग्रेस पार्टी कोशिश कर रही है, जिस कोशिश के तहत राजेश राम लाए गए हैं, और कांग्रेस पार्टी को का ये जो हौसला है वो बढ़ा है मल्लिकार्जुन खड़गे की वजह से। हम लोगों ने पिछले चुनाव में देखा, लोकसभा चुनाव में जगह जगह लोगों ने कहा, लोग जानते हैं, हमको नहीं लगता था कि मल्लिकार्जुन खड़गे दलित हैं, इस बात को दलित बस्तियों में लोग मानते हैं, लोगों को पता है कि वो दलित है और कांग्रेस ने दलित अध्यक्ष बनाया हुआ है। तो वो वोट जोड़ रही है कांग्रेस। और दूसरा मल्लाह का वोट, निषाद का वोट, जो 8.5-9% बताते हैं, 9% से ज्यादा ही बताते हैं मुकेश सहनी। उन्होंने अखबारों में विज्ञापन देकर के बताया था, सारी उपजातियों का वोट जोड़ करके, तो वो जोड़ सकते हैं। तो यही दोनों लोग जोड़ रहे हैं। इन्हीं दोनों लोगों से डील करना है आरजेडी को। राहुल गांधी से, कांग्रेस से डील करना है और मुकेश सहनी से डील करना है। मुकेश सहनी के पास पिछली बार वो बहुत कम सीट लड़े थे, 11 सीटें लड़े थे, और लोकसभा में भी 3 सीटें लड़े। वो उसके हिसाब से उनको विधानसभा सीटें ज्यादा मिलनी है। 25 सीटों की तो बात हुई ही पड़ी है। 25 सीटों की बात तो एक तय मानिए कि उतनी सीटें तो मिल रही हैं, उसके ऊपर प्लस 5 सीटें और हम लोग मान सकते हैं कि उतनी सीटें उनको देने की बात है। 5 सीटों के लिए बात थी कि कैंडिडेट अगर दूसरा भी होगा तो चलेगा, लेकिन 25 सीटें उनको अपनी चाहिए प्लस 5 सीट। वो 60 सीट मांग रहे हैं, वो दबाव की राजनीति। तो ये बातें तो अभी कर लेनी होंगी ना।
आप आखिरी समय में जाकर के कोई बात नहीं निपटती है। आखिरी समय में जाकर के अगर कुछ कंफ्यूजन होता है, कोई नाराजगी होती है, उसको दूर करने का आपको समय नहीं मिलता है। ये मत सोचिए, आप तेजस्वी यादव और कांग्रेस अगर ये सोच रहे हैं कि हम आखिरी वक्त तक मुकेश सहनी को लटकाए रखेंगे, जब एनडीए में तय हो जाएगा तब हम तय करेंगे, तो मुकेश सहनी नहीं जा पाएंगे। ये सब भ्रम है। इस तरह के भ्रम में नहीं रहना चाहिए। अब सब कुछ निपटा लेने के बाद भी एनडीए उनको एडजस्ट कर लेगी। हाँ, 2015 याद है ना, कभी इधर जा रहे थे, कभी उधर आ रहे थे, दोनों तरफ से टिकट ले लिया था मुकेश सहनी ने। हाँ, दोनों तरफ ले लिया था। तो अभी अगर जेडीयू, बीजेपी, चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, पांचों अपनी अपनी सीटें तय कर लें, और उसके बाद अगर आप ये लोग ये समझ रहे हैं कि तब फिर मुकेश सहनी को हमारी मर्जी से मुकेश सहनी रहेंगे, तो वो नहीं है। फिर मुकेश सहनी के लिए तब भी एक एक दो सीटें सब छोड़ देंगे, और उनको 10-12 सीटें वहां भी मिल जाएंगी, और वहां बेटर रिजल्ट होगा उनका। जी बिल्कुल, वहां नेचुरल वोटिंग है, वहां अति पिछड़ा नेचुरली, स्वाभाविक रूप से, प्राकृतिक रूप से जेडीयू बीजेपी का वोटर है। वो तोड़ करके, वहां का ऑर्गेनिक वोटर है, उसको तोड़ करके इधर ले आ रहे हैं मुकेश सहनी। इधर के लिए ज्यादा मेहनत करनी है। उधर चले जाएंगे तो उनका स्ट्राइक रेट अपने आप बेटर हो जाएगा। जी, यहाँ तो कोई स्ट्राइक रेट नहीं। 3 लोकसभा सीटें लड़े, एक भी नहीं जीते। उधर 11 विधानसभा लड़े थे तो 4 जीत गए थे। तो इधर और एक बात और कही जा रही है अजीत जी, देखिए महागठबंधन के बारे में, कि देखिए यादव वोट बैंक है तो तेजस्वी यादव के साथ, लेकिन सबसे अधिक खतरा भी यादवों से ही है। लोकसभा चुनाव में पहले खतरा देखा जाता रहा है, नतीजे भी बताते हैं, लेकिन इतने यादव तोप और गोप पैदा हो गए हर जिले में, हर विधानसभा क्षेत्र में, कि वह टिकट न मिलने की स्थिति में सबक सिखाने की मुद्रा में आ जाते हैं। तो कैसे उन्हें नियंत्रित कर पाएंगे तेजस्वी यादव, यह बड़ी चुनौती है। आपने रामगढ़ का परिणाम देखा ही, जो उपचुनाव का परिणाम हुआ, तो यह भी एक बड़ी चुनौती। इस चुनौती से भी पेश आना होगा कि भाई आप टिकट तो एक ही को देंगे, दूसरे को कैसे शांत करेंगे, और जो दूसरा है वह 5,000, 7,000, 10,000 वोट काट देगा, तो नतीजे जो आते हैं फिर तो क्या हो जाएगा पता ही नहीं चलता है। तो ये सब भी इस स्थिति से वो तभी निपट सकते हैं, मतलब ये खतरा उनका तभी टल सकता है जब वो बहुत ही एमिकेबल तरीके से, बहुत ही सौहार्दपूर्ण तरीके से इंडिया ब्लॉक का तालमेल फाइनल करा लें, और सबकी तरफ से मुख्यमंत्री के दावेदार घोषित हो जाए। जब वो मुख्यमंत्री के दावेदार घोषित हो जाएंगे, फिर यादव के लिए मतलब टूटने की संभावना कम हो जाएगी। टूटेगा तो तब भी, खासतौर से उन सीटों पर जहां आपका यादव उम्मीदवार नहीं होगा। ये देखिए, ये हर जाति का, बिहार की राजनीति के इस फिनोमेनन को भी समझना है। ये पहली बार हम देख रहे हैं, लोकसभा चुनाव में भी दिखा कि हर जाति अब अपनी जाति के उम्मीदवार को वोट देगी। अगर वहां उसकी जाति का उम्मीदवार, अगर आरजेडी ने यादव नहीं दिया और इंडिया ब्लॉक ने कोई यादव दिया है, या प्रशांत किशोर ने कोई यादव दिया है, मजबूत यादव है, तो लोग उसके पीछे चले जाएंगे, उसको वोट देंगे। हर व्यक्ति, हर जाति ये दिखाना चाह रही है कि हमारी संख्या इतनी ज्यादा है, हमारे इतने विधायक हैं, या हमारा कैंडिडेट इतनी जगह पर दूसरे नंबर पर रहा, हमारे कैंडिडेट को इतना ज्यादा वोट आया। इसमें पहले कहा जाता था कि ऐसे राजपूत करते हैं वोट, फिर हुआ कि कुशवाहा भी करते हैं, फिर भूमिहार भी करने लगे, फिर अब यादव भी करने लगेंगे, क्या करिएगा। तो ये खतरा है उनके सामने, और ये खतरा तभी टलेगा जब समय से रहते, आप 4 महीने 5 महीने पहले, अब जितना भी समय बचा है, आप अभी अनाउंस करा लें, अपनी सहमति बना लें, सीटें तय कर लें, और अपना कैंपेन शुरू कर दे चुनाव का। देखिए, बीजेपी का चुनाव का कैंपेन शुरू हो चुका है, जेडीयू का कैंपेन चल रहा है, प्रशांत किशोर का कैंपेन चल रहा है, आरजेडी का अभी ना कैंपेन शुरू हुआ है, और न अलायंस के भीतर आपका अलायंस तय हुआ है, अलायंस के भीतर आपके सीटों का बंटवारा भी तय नहीं हुआ है। दोनों लेवल पर पिछड़ रहा है महागठबंधन, कैंपेन के लेवल पर भी और सीट बंटवारे के लेवल पर भी, गठबंधन के लेवल। बात कर ले अजीत जी, देखिए आज तो संक्षेप में ही बात करेंगे, इस पर विस्तार से बातचीत करनी होगी, कि जो लोग कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर कुछ नहीं है, प्रशांत किशोर का प्रदर्शन ऐसा कुछ नहीं होना है जिससे बिहार की राजनीति प्रभावित हो जाए, लेकिन हम जदयू, बीजेपी, आरजेडी जो उम्मीदवार तय है, जिनके बारे में कहा जाता है कि चुनाव लड़ेंगे ही लड़ेंगे, उनके भीतर जबरदस्त बेचैनी है, और उन्हें डर इस बात का है कि प्रशांत किशोर इस जाति के उम्मीदवार को वहां खड़ा न कर दे। तो यह जो भय प्रशांत किशोर ने पैदा कर दिया है, यह भय तो बड़ा भय है कि प्रशांत किशोर ने यदि यादव उम्मीदवार के खिलाफ मुसलमान खड़ा कर दिया, भूमिहार के खिलाफ एक और कोई दूसरा खड़ा कर दिया, तो फिर क्या नतीजे होंगे। तो प्रशांत किशोर वहां तक तो पहुंच गए हैं कि आप इग्नोर तो नहीं कर सकते। नहीं, ये तो देखिए, ये लोगों ने जब बाई इलेक्शंस के नतीजे आए 4 सीटों के, उसके बाद लोगों को लगने लगा कि प्रशांत किशोर का फैक्टर 10% वोट का है, तो सबसे ज्यादा चिंता बढ़ी। उसके पहले तो लोग नहीं मान रहे थे, उसके पहले तो लोग मान रहे थे कि कोई ऐसा, मांझी की जीत तो प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के कारण हुई ना,
और ये बिल्कुल जो हुई। सुरेंद्र यादव का बेटा हार गया वहां बेलागंज में, वह भी हम्म, प्रशांत किशोर के उम्मीदवार के कारण जो वहां माहौल बदला, हवा बदली, जिसका हाँ, परिणाम हुआ कि मुनव्वर भी चुनाव जीत बिल्कुल, गई। बिल्कुल। और भाई एनडीए को तो उन्होंने रामगढ़ में भी लगभग हरा ही दिया उन्होंने। अगर बिल्कुल। उनके कैंडिडेट, उनके जो कुशवाहा कैंडिडेट थे, अब वही जो जाति वाली बात कर रहे हैं आप, अगर उन्होंने वहां जी। कुशवाहा कैंडिडेट खड़ा कर दिया था, हम्म, तो इन मौके पर अगर थोड़ा सा कुशवाहा, अगर 1,500 1900 वोट का फर्क था वहां, तो वहां भी जी, नतीजे बदल सकते थे वो। तो बिल्कुल। नतीजे तो वो प्रभावित कर सकते हैं। ये बाई इलेक्शन के बाद जो जो कैंडिडेट लड़े 4 सीटों पर, जी। उनको लग गया कि भाई प्रशांत किशोर का क्या फैक्टर है, प्रशांत हम्म, किशोर के कैंडिडेट का क्या फैक्टर होगा। और वो हम्म, बाई इलेक्शन था। इस बार जब विधानसभा चुनाव होगा, ज्यादा ताकत से लड़ेंगे, और उसके लिए जो जितना बल लगा रहे हैं, जितना दम लगा रहे हैं प्रशांत किशोर, उसका जी, असर देखने को मिलेगा। इसलिए सबकी चिंता ज्यादा बढ़ी हुई है। हम हमेशा बिल्कुल, कहते रहे, मतलब हम लोग की बातचीत में आप भी इस बात को मानते हैं कि प्रशांत किशोर को इग्नोर आप नहीं कर सकते। आप उनकी बिल्कुल। आलोचना करें, तारीफ करें, आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। उनके पॉलिटिकल नैरेटिव्स की आप अनदेखी नहीं कर सकते हैं। उनका पॉलिटिकल मेथड जो है, जो हम्म, मेथोडोलॉजी है, चुनाव लड़ने का जो तरीका है, आप उसकी अनदेखी नहीं कर सकते हैं। जिस तरीके से वो कैंडिडेट का सिलेक्शन करेंगे, जिस तरह से वो कैंपेन करेंगे, किसी चीज की अनदेखी आप नहीं कर सकते हैं। तो ये बिल्कुल। बड़ी चुनौती है इंडिया ब्लॉक के लिए भी और एनडीए के लिए। जी, अभी आप देखिए, जो हम कल भी कह रहे थे कि आज लगातार तीसरा दिन है और समूचा मीडिया स्पेस प्रशांत किशोर ने ले रखा है। सोशल मीडिया हम्म, में आप जाकर के देखिए, वो सिताब दियर गए, उनके तमाम यूट्यूबर्स हों, तमाम अखबार वाले हों, तमाम चैनल वाले हों, जिस प्लेटफॉर्म का पत्रकार हो, वो उनके उस जिस वैनिटी वैन की आप बात कर रहे हैं उसके साथ फोटो खींच रहा है, उसके साथ वीडियो बिल्कुल। कर रहा है, उसके साथ खड़े होकर बता रहा है कि प्रशांत किशोर बिहार बदलाव यात्रा पर निकल रहे हैं। और जी, कहां से निकल रहे हैं? सिताब दियर से निकल रहे हैं। सिताब दियरा एक प्रतीक है, जयप्रकाश नारायण एक प्रतीक है। इस पूरे देश जी, में जहां भी राजनीतिक बदलाव की बात होगी, राजनीतिक आंदोलन के जरिए लोकतांत्रिक तरीके से शासन को बदलने की बात होगी, तो जेपी एक प्रतीक है। और उन्होंने बिल्कुल। वो प्रतीक चुना। उन्होंने सिताब दियारा से बीपी सिंह और दूसरे लोग बाद में आए। पहला बदलाव इस हम्म, देश में जेपी की वजह से हुआ। तो वहां जी, से जाकर वो शुरू कर रहे हैं। उन्होंने हम्म, आरसीपी सिंह को ज्वाइन कराया, उन्होंने उदय सिंह को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया। तो एक तरफ कास्ट का समीकरण बैठा रहे हैं, दूसरी तरफ नैरेटिव उन्होंने सेट किया है कि हम बिहार के विकास और बदलाव के लिए हम वोट मांगेंगे, हम सत्ता में आने के लिए और सरकार बनाने के लिए नहीं करें। जो बात कल बिल्कुल। पप्पू सिंह ने कही, आप ही के चैनल पर हम देख रहे थे, उन्होंने जी, आपके प्लेटफॉर्म पर कहा कि हम सिर्फ मुख्यमंत्री बनने, कुर्सी पर हासिल करने, सत्ता करने के लिए नहीं आए प्रशांत किशोर। बिल्कुल। तो आपने ये नैरेटिव बनाया हुआ है। और दूसरा, बदलाव के लिए एक प्रतीक आपने चुना है, जेपी के गांव से आपने शुरू किया। तो ये सारी चीजें उनकी राजनीति चल रही है। उन्होंने एक चुनाव का बिगुल बजा दिया, अनवरत उनकी चुनाव प्रक्रिया चल रही है, चुनाव की बिल्कुल, तैयारी चल रही है। जी, जबकि वो मुख्य चैलेंजर नहीं मानेगा। पहले हम्म, उनको हम मुख्य चैलेंजर नहीं मान सकते हैं, क्योंकि जी, अभी तो वो जीरो पर खड़े हैं, कोई भी विधायक उनका नहीं है। मुख्य चैलेंजर तेजस्वी यादव है, तो वो चुपचाप बैठे हुए बिल्कुल, हैं। और इस बिल्कुल। धूप में 40 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर में प्रशांत किशोर पसीना बहा रहे हैं, जो मुख्य चैलेंजर नहीं है। तो क्या हम्म, जनता से की अनदेखी हो जाएगी? जनता अंधी है जो नहीं देख रही है, जनता देख रही है इस बात बिल्कुल, को, बिल्कुल, उनके बिल्कुल। कमिटमेंट को भी देख रही है। और 2 साल से लगातार, 2.5 साल से वो काम कर रहे हैं, 2.5 साल से ये। तो उनका चुनाव का बिगुल बज गया। एनडीए हम्म, के बारे में आपने पहले ही कह दिया कि लॉक है। लॉक हो गया। जी, सारी चीजें लॉक हो गई कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, कोई मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी नहीं है। सीटों का बंटवारा भी लगभग इन लोगों में मतलब हो तय चुका होने, है, हो चुका क्योंकि है। सद्भाव बिल्कुल, बन गया। अगर नीतीश कुमार और चिराग बिल्कुल, पासवान का एक ही जगह पेच था, चिराग पासवान को लेकर के, चिराग पासवान और नीतीश कुमार का, अगर जी, वो पेच निकल गया, तो समझिए हम्म, कि एनडीए में सारी चीजें तय हो गई। तो बिल्कुल। एनडीए में तय है। प्रशांत किशोर के यहाँ 12,000 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया हुआ है टिकट लेने के लिए, उनके यहाँ सारी चीजें तय है। आरजेडी में क्या हो रहा है, कांग्रेस में क्या हो रहा है? नहीं, नहीं, अभी तो खबर ये भी है कि वो सिताब दियारा ही नहीं गए हैं, आगे राघोपुर भी जाने वाले हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के गांव जाने वाले हैं, और वहां भोजपुर में गणितज्ञ वशिष्ठ नारायण सिंह के गांव जाने वाले हैं, वीर कुंवर सिंह के गांव जाने वाले हैं, और वहां का हाल दुनिया को दिखाने वाले हैं। देखिए, ये बहुत ही बड़ी बात है बिहार के। हम लोग जिन जिन चीजों पर गर्व करता है बिहार का आदमी, जी, देखिए हम लोग के पास गर्व करने के लिए तो जीडीपी नहीं है, हम लोग जी, के पास बिल्कुल गर्व नहीं, करने के लिए पर कैपिटा इनकम नहीं है, रोजगार नहीं है, बड़े भारी हमारे यहाँ बिल्कुल, शिक्षण संस्थान नहीं है। तो हम हम्म, लोग तो इतिहास पर ही गर्व करेंगे। तो बिल्कुल, हमारे इतिहास पर हमने तो कई बार कहा है कि भारत के इतिहास में जो कुछ भी गौरवशाली है, वो बिहार का है। जी, अगर इस बात को भी कोई उठाता, अगर इस बात को भी प्रशांत किशोर उन तमाम प्रतीकों को, उन तमाम महापुरुषों को जिनको भुला दिया है, किसी ने ध्यान देने की जरूरत नहीं समझी, हम्म, क्योंकि वो लोग जाति के क्राइटेरिया में फिट नहीं होते। जी, जेपी का नाम सब लेते हैं, लेकिन चूंकि जेपी का नाम लेने से वोट नहीं मिलता, तो छोड़ दो जेपी को। बिल्कुल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हमारे गर्व है, हमारे प्राइड है, 2 बार देश के राष्ट्रपति रहे, पहले राष्ट्रपति, संविधान सभा के बिल्कुल, अध्यक्ष। हम उन पर गर्व नहीं करते हैं, क्योंकि उनके नाम से वोट नहीं मिलता है। वशिष्ठ हम्म, नारायण सिंह, महान गणितज्ञ, जिन्होंने अमेरिका के, जिन्होंने आइंस्टीन की थ्योरी को चैलेंज किया, पूरी दुनिया जिनकी मेधा को मानती है, हमको वोट नहीं दिलवा सकते हैं, तो कोई नहीं पूछता है बिल्कुल, उनको। वोट दिलवा सकने वाले प्रतीक हम महाराष्ट्र से ले आएंगे, गुजरात से ले आएंगे, देश भर से खोज के ले आएंगे।
लेकिन अपने जो महापुरुष हैं उनको वोट नहीं दिला सकते तो आप उनको नहीं पूछेंगे। अगर प्रशांत किशोर ये काम कर रहे हैं तो देश बिहार के एक बड़े तबके को वो ये बात अपील करेगी कि वो अपने पूर्वजों का, अपने पुरखों का सम्मान कर रहे हैं। और जो लोग भारत से बाहर बैठे हैं या बिहार से बाहर बैठे हैं, उनको ये चीजें ज्यादा अपील करती हैं और वो बहुत बड़ा छठ के समय जब आएंगे तो वो बड़ा नैरेटिव इन चीजों से सेट होगा। तो प्रशांत किशोर वही बोले ना, प्रशांत किशोर के राजनीतिक जो उनकी किताब है, उनके हर पन्ने पर कुछ ना कुछ नई चीज लिखी हुई है। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल अपना निकाल के कर रहे हैं। बीजेपी भी अपना कर ही रही है। बीजेपी की सत्ता की ताकत है, दोनों राज्यों दोनों जगह की सरकार है, करिश्माई नेता है, सामाजिक समीकरण बहुत बड़ा है, तो उनका भी सब ठीक है। जिनको जो चैलेंजर है वो घर बैठे हुए हैं, आपस में लड़ रहे हैं, ना अपनी लड़ाई सड़क पर लेके जा रहे हैं और ना आपस का मामला निपटा रहे हैं। तो ये बड़ी चुनौती हो जाएगी तेजस्वी यादव और पूरे समूचे इंडिया ब्लॉक के लिए। चलिए, तो देखिए, महागठबंधन में सब कुछ जल्दी हो जाना चाहिए क्योंकि एनडीए में लॉक हो चुका है और प्रशांत किशोर भी पसीना बहा रहे हैं। बिहार की चर्चा को हम आगे भी जारी रखेंगे। आप देखते रहिए लाइव सीरीज को। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल लाइव सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा और यदि इस वीडियो को फेसबुक पेज के माध्यम से देखें तो पेज को लाइक कीजिएगा। हैंडल एक्स पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।